जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल SR एजुकेशन पर। हम लोग NCERT में सोशल साइंस पढ़ रहे हैं। तो सोशल साइंस क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय था कब, क्यों, कैसे और कहाँ। और दूसरा इसी का दूसरा अध्याय है आखेट संग्रह, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो पिछले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, और इसमें हम तुषार की रेल यात्रा देखेंगे। तुषार रेल यात्रा कर रहा है। रेल यात्रा के दौरान वो क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या देख रहा है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, आखेट यानी शिकार, खाद्य संग्रह खाने का संग्रह, भोजन उत्पादन कैसे कैसे यहाँ। चलिए तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं तुषार की रेल यात्रा क्या थी। आजकल के बच्चे भी अगर रेल यात्रा करते हैं तो आने के बाद बहुत कुछ बताते हैं, हमने ये देखा वो देखा, पेड़ ऐसे चल रहे थे वैसे चल रहे थे। तो तुषार क्या सोच रहा है, तुषार क्या देख रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं तुषार क्या सोच रहा है। तुषार अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहा है, पार्टी मनाने जा रहा है। शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, यानी दिल्ली से जा रहा है चेन्नई। चेन्नई बोले तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। खिड़की वाली सीट मिल जाती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो उसी तरह से तुषार की भी रेल यात्रा थी। तुषार को जब तुषार ट्रेन में चढ़ा तो उसकी सीट खिड़की की तरफ थी, तो उसको खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। आज के भी बच्चे जब बैठते हैं तो खिड़की वाली सीट को देखकर ही बैठते हैं, ताकि उनको बाहर का नजारा देखने को मिले। तेज दौड़ती गाड़ियों को उसने देखा, पेड़ पौधे, घर खेत खलिहानों को देखा। सभी के सभी बहुत तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पीछे से उसके चाचा आए और उसके कंधे पर हाथ रख दिए और कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। यानी 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। इसके पहले रेल की यात्रा नहीं करते थे लोग, बस तो इसके कुछ दशक बाद आए। इसके कुछ दशक बाद बस आए, बस इसके पहले नहीं चलती थी। सबसे पहले ट्रेन आई, उसके बाद बस आई। तुषार सोचने लगा। अब तुषार सोच रहा है, तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? वो सोच रहा है, उसकी जगह चाहे जो होता, अगर चाचा जी कह दिए उसको कि 150 साल ये सब सिस्टम आया, 150 साल पहले ये ट्रेन आई, इसके पहले बस भी नहीं था, बस तो इसके बाद आया। तो अब वो सोच रहा है बैठकर, क्या इसके पहले लोग यात्रा नहीं करते रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाया करते होंगे, और जाते भी होंगे तो कैसे जाते होंगे? न तो ट्रेन, न तो बस, पैदल जाते होंगे। अब देखिए, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसके चाचा जी हैं। अब उसकी चाचा अब उसको क्या क्या बताएंगे, चलिए देख लेते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक मानव शुरू में इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं
जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, संग्राहक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आज हम उनको क्या कहते हैं? वो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, आदि नामों से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इन नाम से पुकारते हैं। उनके पास इतना डेवलप, तब मतलब भारत या विश्व इतना डेवलप नहीं हुआ था कि स्टोर रूम बना लें, तरह तरह की चीजें बनाकर खाएं, तरह तरह के फिल्म देखें, ये सब नहीं था, कुछ नहीं था तो सिर्फ आखेटक। आखेटक माने वो जानवरों का शिकार करते थे। खाद्य संग्राहक, उनको संग्रह करके अपने खाने वाली चीजों को संग्रह करके रखते थे, इसीलिए उनको खाद्य संग्राहक और आखेटक के नाम से जाना जाता था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सब इकट्ठा करने के बाद उन लोग धीरे धीरे इसको खाते थे। इसी को कहा जाता है संग्राहक, खाद्य संग्राहक। आखेट खाद्य संग्राहक। समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने का क्या कारण था? क्या आप बता सकते हैं ऐसा करने का क्या कारण था? सोचिए, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जो आखेट करते थे, जो शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करके रखते थे, वे एक समुदाय में रहते थे। तो इस समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे? जाहिर सी बात है, शिकार करना है तो अब घर में तो शिकार मिलेगा नहीं। किसी के घर में शिकार आकर कहेगा कि हम शिकार है, हमारा शिकार कर लो, घर में किसी के शिकार मिलेगा नहीं। तो आखेटक की तलाश में बाहर निकलना पड़ेगा। जब बाहर निकलेंगे तो वहीं अपना खाद्य संग्रह करेंगे। तो इसलिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो क्या होता? तो जाहिर सी बात है, एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो इन्हीं पेड़ पौधों और फल फूलों के ऊपर, जानवरों के ऊपर निर्भर थे, तो उनका मांस उनको खाकर खत्म कर देते, पेड़ पौधों को खाकर खत्म कर देते, फलों को खाकर खत्म कर देते। तो भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना ही पड़ता, तो इसीलिए ये दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण यह भी था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, जानवर शिकार के लिए, अब जंगली जानवर खाना बनाकर तो खाते नहीं है, जानवर शिकार करते हैं। तो जंगली जानवर भी अपना शिकार करने के लिए दूर दूर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जानवरों का शिकार मानव करते थे, तो मानव भी जानवरों के पीछे पीछे चल देते थे, जिससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसीलिए वे उनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह था कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। जैसे ठंडी गर्मी बरसात है तो अलग अलग मौसम में अलग अलग फल फूल देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में के लास्ट में आम पेड़ पर आते हैं, बारिश में आम खा लिए, तो ठंडी में और गर्मी में कहाँ जाएंगे? ठंडी में और गर्मी में, क्योंकि इसी पर आधारित है वो लोग, यही खाएंगे, या तो शिकार करेंगे या तो फल फूल खाएंगे। अगर आम खत्म हो गया तब तो उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, किसी दूसरे फल की तलाश करनी पड़ेगी, किसी दूसरे फूल की तलाश करनी पड़ेगी, ताकि उन्हें आसानी से भोजन मिल सके। ये भी एक कारण था।
और चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव है? असंभव है, संभव नहीं है। और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। जो 12मासी नदियां होती हैं, जो पहाड़ों पर से निकलती हैं, उनका पानी तो कभी नहीं सूखता, लेकिन बहुत सी नदियां ऐसी हैं जिनका पानी सूख जाता है, बारिश के बाद ही मिल पाता है। बारिश के बाद, बारिश के पहले इनका पानी एकदम सूख जाता है। तो ऐसी नदियों के किनारे इन पानी की जरूरत तो सभी को होगी, तो इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब आगे हम देख लेते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ये तो रहा मानव घुमंतु टाइप के किस प्रकार हुए, खाद्य संग्राहक, शिकारी, आखेटक, किस तरह से उनका जीवन चक्र चल रहा है। तुषार बैठा अपने तुषार जो लड़का है अपने चाचा से सवाल जवाब कर रहा है। उसके चाचा और वो बातचीत कर रहे हैं दोनों। देखिए, आप भी ऐसे बातचीत कर सकते हैं। जब ट्रेन में बैठिएगा, आपके पापा या दादा, चाचा जो भी साथ रहेंगे उनसे पूछिएगा तो बताएंगे पेड़ क्यों चल रहे हैं, हम आगे क्यों जा रहे हैं, पेड़ पीछे क्यों आ रहे हैं, ये सब वो लोग भी बताएंगे। आपके अंदर भी जिज्ञासा है तो आगे हम पढ़ लेते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कैसे मिली इनके बारे में जानकारी। आरंभिक मानव, पहले के मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कोई तो आधार होगा, बिना आधार का तो हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि इस समय के मानव इसी तरह से रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक संग्राहक किए करते थे। ये लोग जो शिकार करते थे और खाद्य संग्रह इकट्ठा करके रखते थे, कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जो यही उपयोग किया करते थे। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए थे। उस समय पत्थरों के औजार भी बनाए थे लोग, लकड़ियों के औजार बनाए थे और हड्डियों के भी औजार बनाए थे। जब शिकारी शिकार करते थे, पशुओं को मारते थे, जंगली जानवरों को मार देते थे, तो उनकी हड्डियों को का औजार बना लेते थे। और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। मान लीजिए हड्डियों के औजार नहीं मिले, लकड़ियों के औजार खत्म हो गए थे, लेकिन पत्थरों के औजार आज भी मिलते हैं। आज भी इनके द्वारा उपयोग में लाए गए पत्थरों के औजार मिलते हैं। और इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो भाई औजार है, औजार अलग अलग किस्म के होंगे, ऐसा तो नहीं फल फूल काटने वाले औजार से शिकार करेंगे, हड्डी और मांस काटने वाले औजार से शिकार करेंगे, जिससे पेड़ों की छाल काट रहे हैं उससे वो जानवरों का शिकार करेंगे। हाँ, जानवरों की खाल उतारने के लिए भी वो लोग अलग अलग किस्म के औजारों का उपयोग करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। ये लोग हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाते थे अपने भाले पर और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। और कुछ औजार बनाते थे तो शिकार करने के लिए बनाते थे। अब देख लेते हैं इनका देख लीजिए औजार। ये है इनका औजार। यहाँ लिखा गया पत्थर के औजारों का प्रयोग। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, यानी आपका बाएं, इनका बाएं, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं। ये है पत्थर का औजार। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करते थे। देखिए जड़ खोद रहा है, ये जड़ खोद रहा है। तो पत्थर के औजारों का उपयोग जड़ों को खोदने के लिए करते थे। और दांत जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था।
जो जानवर के दांत होते थे उनका उपयोग आदि मानव शुरू शुरू में तो वस्त्र विहीन थे, नंगे घूमते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कपड़े उपड़े पहनना शुरू किए। तो सबसे पहले पेड़ों की छाल पहने थे, छाल के साथ साथ जानवरों की खाल भी पहनना शुरू किए थे। तो उनको सिलने के लिए इनको उस समय सुई धागा तो था नहीं कि सुई धागा लाएं और सिलकर पहन लें। तो जानवर जो जानवरों का शिकार किया करते थे, जानवरों को मारते थे, उनके दांतों का उपयोग सुई की तरह करते थे। लोग सुई धागे की तरह करते थे और उससे ये देखिए कपड़ा सिल रहा है, यानी खाल को सिल रहा है पहनने के लिए। आगे देख लेते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। ये लोग कैसे अपनी जगह को निर्धारित करते थे कि हमें यहीं रहना है। इसमें एक मैप दिया गया है, मैप में कहा गया है मानचित्र 2 मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण, जहां लाल त्रिकोण बना है वह स्थान पुरा स्थल है, पुराने समय का स्थल है, जहां पर खेटक खाद्य संग्राहकों जो मानव आदि मानव थे होने के प्रमाण मिले हैं, उनका प्रमाण लाल त्रिकोण में रखा गया है। ये लाल त्रिकोण, लाल कलर का लाल त्रिकोण, ये ठीक है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे, ज्यादातर स्थल नदियों और झीलों के किनारे मिलेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है, कहा गया है जल ही जीवन है। तो ये लोग नदियों के किनारे ही अपनी सभ्यता को विकसित करते थे। अब जहां भी रहेंगे इनको पानी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, साथ ही साथ जानवरों की आवश्यकता पड़ेगी शिकार करने के लिए। तो जहां भी बसेंगे शिकार के साथ साथ पानी को भी देखेंगे, पानी की भी तलाश रहेगी कि नदी, झील, झरना ये सब इनके आसपास होने चाहिए थे।